हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियंका गौर। वेलकम टू लर्निंग विद पेस। तो आज हम कर रहे हैं 7th क्लास की सिविक्स चैप्टर नंबर 1। तो आज हम पढ़ेंगे ओन इक्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी 6th क्लास की सिविक्स कर चुके हैं। जिसने नहीं देखी है वो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या फिर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर एंड स्क्रीन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। इक्वालिटी एक ना मेन फीचर है या की एलिमेंट है किसका? डेमोक्रेसी का। तो चलिए पहले डेमोक्रेसी के बारे में देख लेते हैं। देखिए इंडिया क्या है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, यहाँ की गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक है। अब आप ऑलरेडी डेमोक्रेसी का प्रॉपर चैप्टर 6th क्लास के बुक में सिविक्स में आप कर चुके हैं, उसके की एलिमेंट्स भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसके की एलिमेंट को इलेबोरेटिव वे में पढ़ेंगे। अब अगर आप ऑल एंड ऑल बात करें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होता क्या है, यहाँ पर सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी को इक्वालिटी दी जाती है, जस्टिस दिया जाता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता आप अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, सभी को समान माना जाता है। तो ये है डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स, जिसमें हम आज बात करेंगे इक्वालिटी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि इक्वालिटी है क्या, इक्वालिटी डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट क्यों है, और हम ये सब पढ़ेंगे कांता की स्टोरी से। तो यहाँ पर स्टोरी के थ्रू समझाया गया है कि क्या हम सब इक्वल हैं, अगर हैं तो कैसे, और नहीं हैं तो क्यों, वो सब भी यहाँ पर स्टोरी में बताया गया है। तो अपना लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सभी लोग एक रो में खड़े हुए हैं। नाम के नीचे सबके ऑक्यूपेशन दिए गए हैं। कोई टीचर है, कोई ट्रेडर है, कोई स्टूडेंट है, या फिर कोई डोमेस्टिक वर्कर है, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई स्लम एरिया से आया हुआ है। लेकिन सभी लोग एक रो में खड़े हुए हैं। किसी को ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, सबको इक्वल माना जा रहा है। ये नहीं है कि अमीर आगे है और गरीब पीछे है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कांता देवी की, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर हैं। अब सब लोग जब इस रो में समान रूप से खड़े हुए हैं, तो इस बात से कांता देवी कहती हैं अपनी फ्रेंड सुजाता को, कहती हैं कि सुजा, ये कितना अच्छा है कि हमारी कंट्री में वोट देने के लिए सबको इक्वल ट्रीटमेंट भी मिल रही है। सब देखो एक रो में खड़े हुए हैं, यहाँ पर चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, सभी को समान एक समान ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब यहाँ पर वो कहती हैं कि मैं जिनके घर, जो कि हैं जैन साहेब, उनके घर काम करती हूँ, वो भी इस लाइन में खड़े हुए हैं हमारे साथ। तो देखो हमारी कंट्री में सभी को कितना इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब इसी बात पर सुजाता अग्री करती है और वो कहती है बिल्कुल सही। अब कांता का नंबर आता है कि वो वोट दें। अब वो वोट देने से पहले यहाँ पर कहती हैं कि मैं उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि हमारे एरिया में पाइप वाटर आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड पेज पर भी इस लाइन को कंटिन्यू किया गया है, और ये हैं अशोक जैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके घर जो कांता देवी हैं वो काम करती हैं। अब यहाँ पर ये दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे को जो है गुड बाय करती हैं, और यहाँ पर जब ये घर आती हैं कांता देवी, इनकी डॉटर जो है वो बीमार होती हैं। तो ये अपनी डॉटर को कहती हैं कि मैं शाम तक वापस आ जाऊँगी और हम शाम को हॉस्पिटल चले जाएंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो यहाँ पर जो कांता है वो कहती हैं कि मेरी जो बेटी है गुड़िया, वो बहुत बीमार है और मुझे साहब के घर पहले काम करने जाना होगा, तभी मैं उनसे कुछ एडवांस मांग सकती हूँ, जिससे मैं अपनी बेटी को कहाँ पर दिखा सकूँ? हॉस्पिटल में। अब यहाँ पर जब वो वापस आती हैं अपने एरिया में, तो वो कहती हैं कि नो वंडर कि गुड़िया क्यों बीमार पड़ी हैं, क्योंकि ये जो बस्ती है, जो ये स्लम एरिया है, ये कभी क्लीन ही नहीं रहता। अब बस्ती, स्लम एरिया मतलब जो ऐसी जगह जहाँ पर कूड़ा वगैरह या ड्रेनेज आसपास होता है, वो भी ड्रेनेज कैसा होता है? खुला, वो कवर नहीं होता। तो यहाँ पर हमेशा गंदगी गिरी हुई होती है। तो इसी वजह से ये इस गंदगी को देखकर ये बातें बोलती हैं। कांता देवी अशोक जैन के घर काम करने आती हैं, तो उनकी मिसेस कहती हैं कि जो कॉर्नर्स हैं उनको प्रॉपरली क्लीन करना। अब कांता देवी एडवांस मांगती हैं, मिसेस जैन एडवांस दे देती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि इसे आदत मत बनाना। इसी बात पर कांता देवी कहती है नहीं मैडम, ऐसा नहीं होगा। अब कांता देवी को एडवांस मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं। अब वो अपनी डॉटर को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाती है, तो उसे बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए। यहाँ पर वो मन ही मन सोचती हैं
कि जैन मैडम, जैन साहब भले ही वो वोट देने के लिए हमारे साथ लाइन में खड़े हों, लेकिन जब उनके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो शायद उनको हॉस्पिटल में इतनी लंबी लाइन में नहीं खड़े रहना पड़ता। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्या सच में इक्वालिटी है? वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल राइट टू वोट, कि सभी को वोट देने का इक्वल राइट है, समान अधिकार है। जैसा कि हमने पढ़ा कि स्टोरी कहाँ से बिगिन होती है, कांता देवी जो कि एक रो में खड़ी हुई है वोट देने के लिए। वहाँ पर उनके आसपास वेरियस पीपल है, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, इवन दो जिनके यहाँ काम करती है अशोक जैन जो कि बहुत अमीर आदमी हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी उस लाइन में खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में। देखिए हमारी जो इंडिया कंट्री है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर सभी एडल्ट्स कौन होंगे? यहाँ पर 18 एंड 18 से अबव, उनको वोट देने का अधिकार है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कितना पढ़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, उनकी कौन सी कास्ट है, क्या जाति धर्म है, या वो रिच है या पुअर हैं, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी कंट्री में सभी को इक्वल माना जाता है, सभी को इक्वल अधिकार है वोट देने का। अब ये सब हम ऑलरेडी 6 क्लास की बुक में पढ़ भी चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, और यहाँ पर भी लाइन लिखी ही हुई है, कि सभी को समान अधिकार है वोट डालने का। इट डज़न्ट मैटर कि उनकी क्या कास्ट है, वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस धर्म को फॉलो करते हैं, वो रिच हैं पुअर हैं, सभी को वोट देने का अधिकार है। एक आदमी एक वोट, दैट मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है, तो ये लाइन आप समझ लेना कि अगर ये लाइन ऐसे लिखी आ गई और आपसे एमसीक्यूज में 3-4 चीज़ें लिख देंगे कि ये क्या है, तो आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर टिक मार्क करके आ जाएंगे। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो डेमोक्रेसी का इसेंशियल एस्पेक्ट है, इसेंशियल पार्ट है। अब जो ये आइडिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये आइडिया बेस्ड होता है इक्वालिटी के आइडिया पे। मतलब सभी को यहाँ पर इक्वल माना जाता है, सभी को वोट देने का अधिकार है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, और आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। अब यहाँ पर जो कांता है वो बहुत एक्साइटेड है वोट देने के लिए, और बहुत खुश भी कि सबको कितना इक्वल दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर एक इंसान की एक वोट की वैल्यू है। तो वो यहाँ पर इसी बात पर खुश हैं कि उनके वोट की भी वैल्यू है यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे डेज़ पास होते रहते हैं, जैसे जैसे दिन गुजरते रहते हैं, उसी हिसाब से कांता थोड़ी सी लेस सर्टेन हो जाती है। देखिए यहाँ तक तो वो बहुत खुश थी अभी तक तो, कि उसे वोट देने का अधिकार है, सबको उसके लाइक अमीर गरीब सब लोग इक्वल हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन ये जो सर्टेनिटी है वो धीरे धीरे लेस होती जाती है, कम होती जाती है। अब यहाँ पर वो सोचती है कि जो ये इक्वालिटी है इसका मतलब क्या है। कांता को इतनी अनश्योरिटी या लेस सर्टेनिटी क्यों हुई कि इक्वालिटी है या नहीं है, और अगर है तो इसका मीनिंग क्या है। उसके लिए हमें इनकी स्टोरी देखनी पड़ेगी। और आगे ये जो कांता हैं ये एक स्लम एरिया में रहती हैं। इनके घर के पीछे एक ड्रेन है जो कि अनकवर है, जिसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। इनकी डॉटर जो हैं वो सिक हैं, बहुत बीमार हैं, और इनके पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि ये हॉस्पिटल में डेली उनको दिखा पाएँ। और वो एक भी दिन छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि एक तो वो डोमेस्टिक हेल्पर हैं, उनको काम करने जाना पड़ता है, साथ ही साथ उनको एडवांस लेना है, इसलिए भी वो छुट्टी नहीं ले सकती। और जो उनकी जॉब है वो है डोमेस्टिक हेल्प की। अब वो क्या करती हैं, पहले वो डोमेस्टिक हेल्प का काम करती हैं और घर साफ़ करके आती हैं, अदर काम करती हैं। फिर वो हॉस्पिटल में लॉन्ग लाइन में खड़ी हो जाती हैं अपनी डॉटर को दिखाने के लिए। यहाँ पर उनको लगता है कि जो मैंने मॉर्निंग में लाइन देखी थी, जो वोट डालने के लिए लाइन थी, उस लाइन से ये लाइन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल अलग है। क्योंकि वोट डालने के लिए तो उस लाइन में सभी लोग थे, वेरियस पीपल थे, लाइक अमीर गरीब मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन जिस लाइन में अभी मैं हॉस्पिटल में खड़ी हूँ वहाँ पर ज़्यादातर लोग पुअर ही हैं, सभी लोग गरीब ही हैं। तो यहाँ पर उनको लगता है कि क्या इक्वालिटी है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। अब कांता जैसे बहुत लोग हैं जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते तो हैं, उनको वोट देने का अधिकार भी है और इक्वल राइट है,
लेकिन उनकी डेली लिविंग और जो उनके वर्किंग कंडीशंस हैं, मतलब उनके डेली रहने का तरीका, उनका काम या उनकी जो कंडीशंस है, वहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, वो इक्वालिटी से बिल्कुल दूर हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, मतलब अमीरी गरीबी ही नहीं, इसके अलावा भी इंडिया में ऐसे लोगों को, जो कांता देवी हैं, इस ग्रुप के लोगों को बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं, और इनइक्वालिटी भी बहुत डिफरेंट वेज में, बहुत तरीक़ों में। अब यहाँ पर हम 2 स्टोरीज़ पढ़ेंगे जो रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड हैं, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि किस टाइप की इनइक्वालिटी यहाँ पर होती है। तो चलिए देखते हैं एक बार कि किस टाइप की इनइक्वालिटी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहला जो एस्पेक्ट है इनइक्वालिटी का, वो है कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में। अब देखिए, अगर हम रूरल इंडिया की बात करें, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो वेरी यंग एज में, मतलब बहुत ही छोटे से वो समझने लगते हैं कि उनकी कास्ट क्या है। और अगर आप शहरों में रहते हैं तो आप ये सोचते हैं कि शहर के लोग अब कास्ट में बिलीव नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है कि मैट्रिमोनियल जब एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आती हैं तो कास्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और कास्ट इशू यहाँ पर भी आप देख सकते हो। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, इसमें SC ST एक्सक्यूज़, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, SC ST एक्सक्यूज़। एंड नेक्स्ट में आप जब यहाँ पर देखेंगे तमिल ब्राह्मण, तो आप ये देख सकते हैं कि इतने एजुकेटेड अर्बन इंडियंस जो शहरों में रहते हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन वो भी कास्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज़ में जो रहते हैं वो कास्ट में बिलीव नहीं करते। हर जगह ये कास्ट से रिलेटेड इनइक्वालिटी पाई जाती है, चाहे वो गांव है या फिर वो शहर है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये बन गया। यहाँ पर हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, और ये स्टोरी है एक दलित चाइल्ड के बारे में, जो स्कूल अटेंड करने जाते थे और उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो हम पढ़ेंगे। अब ऐसी बहुत सारी दलित की स्टोरी हम 6th क्लास के सिविक्स में भी कर चुके हैं। जो दलित टर्म है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है लोअर कास्ट के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए। देखिए, पहले तो क्या होता था, अनटचेबल बोल दिया जाता था, फिर गवर्नमेंट ने वो वर्ड बिल्कुल अबोलिश कर दिया, बिल्कुल हटा दिया, और गवर्नमेंट ने इनको एक टर्म दी दलित। और ये जो दलित वर्ड है, इस टर्म का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ। और ये पॉइंट आउट करता है उस चीज़ को कि लोअर कास्ट वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार हुआ था और कैसा व्यवहार होता रहा है, और कितना इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। अब यहाँ पर हम वो दलित चाइल्ड की स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, जो कि एक दलित राइटर हैं और जिन्होंने अपनी खुद की एक्सपीरियंसेस बताई। तो जब खुद के ऊपर कोई बुक लिखी जाए उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। खुद पर जब कोई बुक लिखते हैं ना, तो उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी, और जब किसी और पर लिखी जाती है तो उसे कहा जाता है बायोग्राफी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये खुद अपने लिए लिखी है, या अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए ये बुक लिखी है झूठन, तो वो है इनकी ऑटोबायोग्राफी। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं कि इनके साथ क्लास में कैसा व्यवहार होता था। यहाँ पर वाल्मीकि बताते हैं कि उनको क्लास में सभी बच्चों से दूर बिठाया जाता था, वो भी फ्लोर पर। बच्चे अगर बेंच पर बैठते थे तो उनको फ्लोर पर बिठाया जाता था, और अगर बच्चे मैट पर बैठते थे तो भी उनको उनसे दूर फ्लोर पर बिठाया जाता था, बिल्कुल ज़मीन पर। और जिस मैट पर अगर वो कभी बैठ भी जाया करते थे तो अगले दिन वो जो स्पॉट होता था उनका बैठने का, जहाँ पर मैट लगा हुआ होता था, उसको भी हटा लिया जाता था। इवन दो कई बार ऐसे होता था कि मुझे सबसे पीछे बिठाया जाता था, बिल्कुल डोर के पास में, और समटाइम्स उसे बिना मतलब के मारा भी जाता था। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि जो उनके स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने ओम प्रकाश को कहा कि देखिए ये है क्लास 4th की बात। वो कितने छोटे रहे होंगे उस टाइम पर, कितने बच्चे होते हैं 4th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं। उनको उनके हेडमास्टर ने कहा ओम प्रकाश को कि स्कूल और प्लेग्राउंड को झाड़ू लगाओ। अब वो यहाँ पर लिखते हैं कि जो प्लेग्राउंड था, मतलब जो खेल का मैदान होता है जिसमें बच्चे खेलते हैं, वो कितना बड़ा होता है, और वो मेरी फिज़िक के हिसाब से तो बहुत बड़ा था, मैं उसको हैंडल भी कैसे कर सकता था, क्योंकि 4th क्लास का बच्चा तो बहुत छोटा होता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब उसे क्लीन किया तो उसका बैक जो था, कमर जो थी, वो दुखने लगी थी। उनका जो फेस था वो डस्ट से कवर हो गया था।
अब ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं कि क्लास के सभी बच्चे तो पढ़ रहे थे लेकिन मैं झाड़ू कर रहा था, और जो हेडमास्टर थे वो अपने रूम में बैठे थे पर वो देख मुझे ही रहे थे। वो कहते हैं कि इतना होने के बावजूद भी मुझे पानी पीना अलाउड नहीं किया गया। मैं उस टैप से पानी नहीं पी सकता था जहाँ से सब पानी पीते हैं। ये सेम इंसिडेंट हम क्लास 6 की सिविक्स में चैप्टर में कर चुके हैं कि किस तरीके से दलित्स को अलाउड नहीं था टेंपल्स में एंटर करना, और दलित्स के जो बच्चे होते थे उनको सेम टैप से जहाँ पर पानी आता है, जहाँ पर सब पानी पीते हैं, वहाँ से उनको पानी पीना भी अलाउड नहीं था। तो सेम चीज़ जो वाल्मीकि हैं उनके साथ हुई थी। अब जो वाल्मीकि हैं उनके ऊपर सभी की नज़रें थी। हेडमास्टर तो उनको ऑब्जर्व कर ही रहे थे, देख रहे थे, साथ ही साथ जो टीचर्स थे, जो उनके स्कूल के बच्चे थे, वो भी उनको देख रहे थे। ओम प्रकाश जो हैं उन्होंने पूरा स्कूल साफ़ किया, पूरा प्लेग्राउंड साफ़ किया, और ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। अब ये चीज़ जब ख़त्म हुई, जब उनके फादर जो वाल्मीकि हैं उनके फादर पास से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि उनका बेटा स्कूल में झाड़ू लगा रहा है और जबकि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी बात से वाल्मीकि के फादर को बहुत गुस्सा आया और वो टीचर्स के पास गए और उनको, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को कन्फ्रंट किया। कन्फ्रंट करना होता है आमना सामना, और उनको डांट लगाई इस बात पर, और उन्होंने कहा कि तुम टीचर हो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि मेरा बेटा यहीं पर स्टडी करेगा, ये उसका राइट है। और वो यही नहीं, वो ही नहीं बल्कि और दलित्स जो हैं उनके बच्चे भी यहीं स्टडी करेंगे। तो एक ये स्टोरी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस बताए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम पूछा जाएगा, या फिर ये पूछा जा सकता है कि झूठन जो वर्क है, ऑटोबायोग्राफी है, ये किसने लिखी है, किसके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में है। तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि की लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर अब दूसरा एक इंसिडेंस है जो हम पढ़ेंगे दूसरी स्टोरी में। तो यहाँ से दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है। अब जो सेकंड स्टोरी है वो ऐसे इंसिडेंट से बेस्ड है जो आपको हर सिटी में देखने को मिलेगा। ये कॉमन प्रैक्टिस होता है हमारी कंट्री में, जैसे कि हर जगह आपको सिमिलर स्टोरी देखने को मिलेगी। ये है स्टोरी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में, जिनको शहर में एक अपार्टमेंट चाहिए था रेंट पर। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो रेंट आसानी से पे कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर की हेल्प ली और प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि कुछ अपार्टमेंट्स जो हैं वो रेंट के लिए बाकी हैं। तो जब वो अपार्टमेंट देखने गए तो अंसारी लाइक दैट वेरी मच, अंसारी को वो पसंद आया और अंसारी ने कहा कि मैं ये अपार्टमेंट ले सकता हूँ। अब यहाँ पर लैंड लेडी ने उनका नाम पूछा। जब उनको नाम पता चला कि जो रेंट पर रहने वाले लोग हैं वो मुस्लिम हैं, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी मुस्लिम हैं, इसी वजह से यहाँ पर लैंड लेडी उनको अपना जो वो घर है, जो फ्लैट है, अपार्टमेंट है, वो रेंट पर देने के लिए मना कर देती हैं। अब वो कहती हैं यहाँ पर एक एक्सक्यूज़ बनाकर कि यहाँ पर पूरी बिल्डिंग में, पूरे अपार्टमेंट में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, कोई भी मीट नहीं खाता, सभी लोग वेजिटेरियंस हैं। अब अंसारी और जो प्रॉपर्टी डीलर है वो ये सुनकर बहुत सरप्राइज़ हो गए। रीज़न ये था कि पास वाले ही घर से फ़िश बनने की स्मेल आ रही थी। तो जो ये सेम एक्सक्यूज़ेस थे मीट के या फिर ऐसे एक्सक्यूज़ेस नॉन वेजिटेरियंस के, उनको बहुत सारे अपार्टमेंट्स में देखने को मिले। अब फाइनली जो प्रॉपर्टी डीलर था उन्होंने कहा मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को कि आप अपना नाम चेंज करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लीजिए। लेकिन अंसारी ने ये सब करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन एंड तक देखते देखते पूरे मंथ के बाद उनको एक ऐसा अपार्टमेंट मिल जाता है रेंट के लिए। रिकग्नाइजिंग डिग्निटी मतलब मर्यादा, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, है ना, ये चीज़ों को रिकग्नाइज़ करना। और अगर हम किसी के साथ बैड ट्रीटमेंट करते हैं, किसी के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो हम सामने वाले इंसान की डिग्निटी को डिग्रेड करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक आत्मसम्मान होता है। यहाँ तक हम ये तो समझ चुके हैं कि जो कास्ट में हम बोर्न होते हैं, जो रिलीजन हम प्रैक्टिस करते हैं, किस बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, वेदर वी बिलोंग टू रिच फैमिली और पुअर फैमिली, या हम मेल हैं या फीमेल हैं, ये सब चीज़ों से ये डिटरमिन होता है कि लोग आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट करेंगे। और इन्हीं चीज़ों की वजह से लोग आपके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी, इनके साथ बैड ट्रीटमेंट हुआ था। किस बेसिस पर? इनके बेसिस पर कि कास्ट और रिलीजन इनका उनसे अलग था। अब देखिए,
अगर हम किसी के साथ बैड ट्रीटमेंट करते हैं, अनइक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उनकी जो डिग्निटी है उसको हम वॉयलेट करते हैं। जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी की डिग्निटी को भी वॉयलेट किया गया। अंसारी को स्कूल में स्वीप करने के लिए फ़ोर्स किया गया क्योंकि उसकी जो कास्ट थी वो दलित थी। ओम प्रकाश को बहुत बैड ट्रीट किया गया। क्लास के सभी बच्चे तो बैठकर पढ़ते थे, बट ये स्कूल और प्लेग्राउंड साफ़ करते थे। जो स्कूल मेट्स थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने उनकी डिग्निटी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, वॉयलेट किया। और ऐसा ही अगर हम अंसारी की लाइफ में देखें तो अंसारी की भी डिग्निटी को हर्ट किया गया जब उनको अपार्टमेंट देने से मना किया गया। यहाँ पर भी देखिए ऊपर की लाइन मैंने स्किप कर दिया, सेम बात कही गई है, इसीलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। जैसे कि ये सब चीज़ें वाल्मीकि के साथ होती रहती है। अगर वाल्मीकि के जो फादर हैं वो टीचर्स को और हेडमास्टर को डांटते नहीं, तो क्योंकि उन्होंने उनको फटकार लगाई थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मेरे ही बच्चे नहीं बल्कि और भी दलित के बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे और उनका इक्वल राइट है। अब ऐसा ही हमने अंसारी की लाइफ में देखा कि उनको अपार्टमेंट देने से सभी लोगों ने मना कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर ने ये कहा कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, लेकिन इसी बात पर जो अंसारी थे उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं चेंज कर सकता। और वो बिल्कुल सही थे क्योंकि ये उनकी डिग्निटी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। ओम प्रकाश और अंसारी ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते थे। वो सेम ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हैं जो अदर्स के साथ होता है, सेम रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, सेम डिग्निटी वो डिज़र्व करते हैं दूसरों की तरह। यहाँ पर हम इस चैप्टर का पार्ट 1 ख़त्म करते हैं। कल हम बात करेंगे सेकंड पार्ट पे। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, बाय बाय। ये है 7th क्लास की सिविक्स चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी एंड ये है पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। हमारी कंट्री क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हमारे भारत में डेमोक्रेसी होने की वजह से सभी लोगों को इक्वल माना जाता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होता। अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सामने सभी लोग इक्वल हैं। जो भी इंडिविजुअल यहाँ पर रहने वाला है, इस कंट्री में यहाँ से बिलोंग करता है, या तो वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट से हो, कोई भी रिलीजन वो फॉलो करता हो, किसी भी ट्राइब से है, कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से है, दैट मीन्स कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, या फिर कोई भी उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सभी लोग इक्वल हैं और इसी वजह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन लोगों में नहीं किया जाता। अब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सभी लोग समान हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा नहीं है, इनइक्वालिटी आज भी देखे जा सकती है। लेकिन अगर हम अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, यहाँ के प्रिंसिपल्स को देखें तो इनके सामने सभी लोग समान हैं, सभी लोगों को इक्वालिटी का दर्जा दिया जाता है। देखिए आज के अगर कानून की हम बात करें तो सभी लोग इक्वल हैं कानून के सामने, सभी लोगों को इक्वल आइडेंटिटी दी हुई है। लेकिन अगर इन लॉज से पहले की बात करें तो ऐसे कोई भी नियम, कोई भी कानून नहीं बनाए गए थे कि इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके डिस्क्रिमिनेशन से, मतलब भेदभाव से, डिफरेंसेस से, या फिर इल ट्रीटमेंट से, दैट मीन्स बुरे व्यवहार से, या फिर बैड ट्रीटमेंट से। लेकिन आज के टाइम पर सेवरल ऐसे प्रिंसिपल्स, नियम बन चुके हैं कि इन लोगों को डिग्निटी के साथ ट्रीट करना है और इक्वल ट्रीट करना है। अब अगर इस रिकग्नाइजेशन की बात करें, इक्वालिटी के रिकग्निशन की बात करें, इसकी पहचान की बात करें, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने बहुत सारे प्रोविज़न्स बनाए हैं, जिसमें से हम 4 प्रोविज़न की बात करेंगे। पहला ये है कि सभी लोग कानून के सामने समान हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति धर्म से बिलोंग करते हो, आप सभी लोग इक्वल ट्रीट किए जाएंगे कानून के नियम के अनुसार। अब यहाँ पर जो भी कंट्री में लोग रहते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या एक डोमेस्टिक वर्कर हो, कांता जैसे कि हमने उनके बारे में पढ़ा था, सभी लोगों को यहाँ के लॉज को ओबे करना है, इस कानून के नियम को मानना है, कोई इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। सेकंड, यहाँ पर रहने वाले लोगों का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पर नहीं होगा कि वो किस रिलीजन से हैं, किस रेस से हैं, क्या कास्ट है, क्या प्लेस ऑफ बर्थ है, मेल है या फीमेल है, सबको इक्वल दर्जा दिया जाएगा।
थर्ड प्रोविज़न ये है कि यहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान को पब्लिक प्लेसेस पर जाने का अधिकार है, प्लेग्राउंड्स में जाने का अधिकार है, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स में जाने का अधिकार है, कोई आपको नहीं रोक सकता। और सभी लोग पब्लिक जो भी चीज़ें होती हैं ना पब्लिकली, जैसे कि कुआं हो गया, रोड्स हो गए, बाथिंग घाट्स हो गए, सभी लोग उनको यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा जैसे पहले किया जाता था कि जो दलित होते थे उनको सेम टैप से वाटर पीने के लिए मना किया जाता था, टेंपल में एंट्री करने के लिए मना किया जाता था। लेकिन जो ये प्रोविज़न्स बने हैं, नियम बने हैं, ये कानून बने हैं, इनके आगे अब सब लोग इक्वल हैं, किसी को भी रोका नहीं जाएगा कहीं भी जाने से। और अनटचेबिलिटी को बिल्कुल एबोलिश कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी जो वर्ड है अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कानून ने इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया। गवर्नमेंट ने भी इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो तरीके निकाले हैं, एक तो है कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स, कुछ स्कीम्स ऐसी बनाई हैं जिससे डिसएडवांटेज्ड या मोस्ट डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी को, लोगों को हेल्प मिल सके। उन्होंने कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं इंडिया में ताकि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि इन लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं हो, सभी इनको इक्वली ट्रीट करें। इन लॉज के साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी बनाई हुई हैं जिसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स दी जिससे कि ये जो मोस्ट डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी है, मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, उनकी लाइफ को सुधारा जा सके, क्योंकि उनके साथ बहुत ही पहले से, बहुत ही सालों से बैड ट्रीटमेंट हो रहा था, उनकी डिग्निटी को डाउनग्रेड किया जा रहा था। अब जो ये स्कीम है ये इंश्योर करती हैं कि इन लोगों को प्रॉपर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि जो इनके साथ पास्ट में हुआ है वो आगे कंटिन्यू ना हो। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ स्कीम्स निकाली, जिसमें से पहली स्कीम थी एक मिड डे मील स्कीम। बहुत ही अच्छी ये स्कीम थी। देखिए, इस स्कीम को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ कि क्या होता था कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे आते थे पढ़ने। पहली बात तो बच्चे का रेशियो क्या होता था कि 100% तो रेशियो होता नहीं था, तो 100 में से आप ये लगाओ कि कम से कम बच्चे आते थे 30% ओनली। ठीक है, अब 70% क्यों नहीं आते थे? बहुत गरीब होते थे इसलिए नहीं आते थे बच्चे, अपने माँ बाप के साथ हेल्प कराते थे, लाइक घर के उसमें, जैसे कोई भी जो घर पे काम होते हैं उसमें। अब क्या होता था कि इन बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता था, जो 70% बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, या फिर जो स्कूल में आते भी थे वो इर्रेगुलर थे, या फिर ये कह लो कि इनका पेट नहीं भरता था तो ये लोग मेल न्यूट्रिशन हो जाते थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली, मिड डे मील स्कीम, कि बच्चों को अगर स्कूल में बुलाएंगे पढ़ाने के लिए और उनको खाना भी मिलेगा तो वो स्कूल में रेगुलर आएंगे भी और उनको खाना भी मिलेगा, उनका पेट भी भरेगा और उनको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो इसी वजह से ये मिड डे मील स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई ताकि बच्चे रेगुलर पढ़ने आएँ और फिर आगे वो अपनी लाइफ को बेटर बना पाएँ। अब यहाँ पर जो ये स्कीम है ये चालू की गई थी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में, जहाँ पर बच्चों को कुक्ड लंच मिलता है। अब ये सबसे पहले इंडिया में कौन सी स्टेट में इसको स्टार्ट किया गया था? तमिलनाडु में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया 2001 में। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ऑर्डर दिया कि जो आपके यहाँ पर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल हैं उसमें इस स्कीम को स्टार्ट किया जाए विद इन 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर मिड डे स्कीम जो है, मिड डे मील स्कीम, इसको स्टार्ट किया जाए। और इस प्रोग्राम के बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए। इससे क्या हुआ कि जो पुअर चिल्ड्रन थे ना, जो मोस्ट डिसएडवांटेज थे, वो स्कूल में आने लगे, वो स्कूल में एनरोल होने लगे और स्कूल भी प्रॉपरली वो डेली अटेंड करने लगे। या आप देखिए इसके पीछे एक लॉजिक और एक रीज़न भी लगा के देखिए कि ये जो पुअर चिल्ड्रन होते थे इनको भरपेट खाना नहीं मिलता था। अब जब बच्चे स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, उनको खाना भी वहीं पर मिल रहा है, तो उनके लिए इससे अच्छा क्या होगा, क्योंकि उनको मेल न्यूट्रिशन होने से बचाया जा रहा है, उनको वहाँ पर न्यूट्रिशन मिल रहा है। प्लस ऐसा भी होता था कि कुछ बच्चे स्कूल तो आ जाते थे, अब जब उनको भूख लगती थी लंच में वो घर चले जाते थे। अब जब वो घर चले जाते थे ना लंच में, तो वो वापस स्कूल नहीं आते थे लंच के बाद, ये भी होता था। तो इसीलिए बहुत अच्छा ये स्कीम निकाला गया। अब आगे भी यही बात कही गई है कि जो
बच्चे हैं वो स्कूल से जब घर जाते थे लंच के लिए, वो वापस स्कूल में नहीं आते थे, लेकिन जब से मिड डे मील स्टार्ट हुई है उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव हुई है, क्योंकि वो स्कूल में ही रहते हैं, स्कूल में ही उनको खाना मिल जाता है। और पहले क्या होता था कि जो उनकी मदर थी वो दूसरा काम कर रही होती थी, लेकिन उसको घर आना पड़ता था अपने बच्चों को लंच देने के लिए, खाना बनाने के लिए। अब वो भी इस चीज़ से फ्री हो गई हैं एकदम, उनको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पका पकाया खाना गवर्नमेंट अलाउ कर रही है बच्चों को इस स्कीम के थ्रू। अब इस प्रोग्राम से कास्ट प्रेजुडिस भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती है, क्योंकि यहाँ पर लोअर और जो अपर कास्ट के बच्चे हैं वो एक साथ बैठकर इस मील को खाते हैं। और कई जगह पर दलित वुमेन को ही खाना बनाने के लिए एम्प्लॉय किया जाता है, क्योंकि जो दलित वुमेन हैं वो भी मोस्ट डिसएडवांटेज्ड होती हैं। अब उन लोगों को वर्क मिलता है, मतलब उन लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉय किया जाता है, वर्क मिल गया तो उनको पैसे मिलते हैं और वो भी अपना लाइवलीहुड अच्छे से अर्न कर पाते हैं। अब जो मिड डे मील प्रोग्राम है, इससे जो बच्चे थे जो बहुत भूखे रहते थे उनकी हंगर को भी रिड्यूस किया गया है, और साथ ही साथ वो अपने एम्प्टी स्टमक की वजह से, भूखे पेट होने की वजह से पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। तो अब इस मिड डे मील स्कीम की वजह से ये सब हो पाया है, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक इक्वालिटी का रिकॉग्नाइजेशन के लिए, इसकी अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन आज भी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हालांकि जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसकी वजह से जो पुअर चिल्ड्रन थे, जिनका पेट नहीं भरता था, उस वजह से वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते थे स्टडीज़ में, या फिर वो स्कूल नहीं आ पाते थे, अब वो स्कूल भी आने लगे हैं, नए बच्चे भी जुड़ने लगे हैं स्कूल में, और अब वो रेगुलर अटेंड करते हैं स्कूल को। लेकिन हमारे कंट्री में स्कूल में भी बिग डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक स्कूल वो है जहाँ रिच बच्चे जाते हैं, और एक स्कूल वो है जहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। और आज के टाइम पर देखा जाए तो जो दलित चिल्ड्रन हैं उनके साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट होता है जैसा वाल्मीकि के साथ हुआ था, और इन चिल्ड्रन को भी ऐसी सिचुएशन में फोर्स किया जाता है जहाँ पर उनकी डिग्निटी को डाउनग्रेड किया जाता है, उनको डिग्निटी के साथ ट्रीट नहीं किया जाता। एक तो रीज़न ये है कि जो लोग हैं वो यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहते, इवन दो कानून के नियम के ये खिलाफ है, क्योंकि कानून ने तो यही कहा है कि सब लोग इक्वल हैं। लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसका एक रीज़न ये है कि जो एटीट्यूड्स होते हैं ना, ये धीरे धीरे चेंज होते हैं, ये एकदम से ऑल ऑफ अ सडन चेंज नहीं होते, टाइम लगता है लोगों को अपना नज़रिया बदलने में। तो ये धीरे धीरे एटीट्यूड्स चेंज होते हैं, और ये चेंज होंगे भी। इवन तो लोगों को ये पता है कि डिस्क्रिमिनेशन करना लॉ के या नियम के या कानून के खिलाफ है, फिर भी वो ऐसा करते हैं। वो लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं। किस बेसिस पर वो अनइक्वल ट्रीटमेंट देते हैं? कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, और एक और चीज़ है कि ये विमेन है, मेल एंड जो फीमेल है उसके अंदर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वुमेन को बहुत डिग्रेड किया जाता है हमारी सोसाइटी में। तो वो सब यहाँ पर बातें कही गई हैं। और जो लोगों के अंदर ये प्रेजेंट एटीट्यूड है इसको चेंज किया जा सकता है जब लोग ये सोचने लगेंगे, ये बिलीव करने लगेंगे कि कोई भी इन्फीरियर नहीं होता, कोई इंसान छोटा नहीं होता, सब लोग इक्वली ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हैं, वो भी डिग्निटी के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करें या डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर इक्वलिटी को स्टैब्लिश करना एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है। तो यही हम सेम चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने इंडिया की बात की थी, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे अफ्रीकन अमेरिकन्स के बारे में। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़। ओनली इंडिया ही ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहाँ पर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, और भी अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इक्वलिटी के लिए कंटिन्यूसली स्ट्रगल किया जा रहा है। अगर हम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो वहाँ पर आज भी ये स्ट्रगल देखने को मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, जिनके एंसेस्टर्स जो थे वो वाइट पीपल के स्लेव्स थे, जिनको कहाँ से लाया गया था, इनके एंसेस्टर्स को, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, इनके एंसेस्टर्स को कहाँ से लाया गया था? अफ्रीका से, और फिर बाद में उनको स्लेव बनाया गया था वाइट पीपल का।
और वो कहते हैं, वो आज भी क्लेम करते हैं कि उनके साथ आज भी अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, डिस्पाइट इसके कि इसके लिए एक मूवमेंट भी हो चुका है 1950 में। एक्चुअली क्या हुआ था कि 1950 में अफ्रीकन अमेरिकन के इक्वल राइट्स के लिए एक मूवमेंट किया गया था, लेकिन वो आज भी ये क्लेम करते हैं कि जो इनइक्वालिटी है वो आज भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और इस मूवमेंट के पहले की अगर हम बात करें, अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था यूनाइटेड स्टेट्स में, इवन दो वहाँ के जो लॉज थे ना उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट को डिनाई किया जाता था। तो क्या यहाँ पर आपको एक चीज़ याद आई है कि हमने 6th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, अपार्थाइड लॉ, उसके अंदर हमने यही सेम चीज़ पढ़ी थी और यही सेम स्टोरी हमने वहाँ पर पढ़ी थी। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, और जिसने देखी हुई है वो समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर वो लॉ जो है उसके अंदर क्या था कि वाइट और ब्लैक पीपल में डिस्क्रिमिनेशन किया गया। जो ब्लैक पीपल हैं उनको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी, जबकि वाइट पीपल को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी। इवन दो जब ब्लैक और वाइट पीपल ट्रैवल करते थे, वैसे तो पहले लॉ के अकॉर्डिंग, अगर हम अपार्थाइड लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होता था कि इन लोगों के लिए बसेस भी अलग होती थी, ब्लैक के लिए, ब्लैक पीपल के लिए अलग, वाइट पीपल के लिए अलग। लेकिन अगर ये एक बस से ट्रैवल कर भी रहे होते थे और जो ब्लैक पर्सन है वो या तो सीट के बिल्कुल पीछे बैठता था और या फिर उसे खड़े होना पड़ता था जब कोई वाइट पर्सन वहाँ पर उस सीट पर बैठना चाहता था। तो एक उनको जो रिस्पेक्ट है वो देनी पड़ती थी वाइट पीपल को। तो बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट होता था ब्लैक पीपल के साथ वहाँ पर। अब एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसके बाद एक ह्यूज एजिटेशन देखने को मिला, मतलब एक आंदोलन देखने को मिला अफ्रीकन अमेरिकन्स की तरफ से। एक लेडी थी रोज़ा पार्क्स, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन थी। वो काम से घर आ रही थी और बहुत टायर्ड थी वो, तो वो बस की सीट पर बैठ गई थी और वो उस सीट पर बैठी थी जहाँ पर वाइट मैन बैठा करते थे। ये बात है कुछ 1 दिसंबर 1955 की। अब जब वाइट मैन आता है वहाँ बैठने के लिए तो वो अपनी सीट देने से मना कर देती है। जब वो अपनी सीट देने से मना कर देती है वाइट पीपल को, तो उसके बाद एक ह्यूज एजिटेशन देखने को मिलता है। और उस एजिटेशन में, उस आंदोलन में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उन्होंने अपने अनइक्वल ट्रीटमेंट के बारे में बोला और उन्होंने इस आंदोलन में कहा कि हम ये ट्रीटमेंट नहीं सहन करेंगे। तो यहाँ से एक बिग हमें रेवोल्यूशन देखने को मिलता है अफ्रीकन अमेरिकन्स में। जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना बड़ा एजिटेशन हुआ, उसको नाम दिया गया सिविल राइट्स मूवमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग एक एक्ट भी पास किया गया 1964 में, नाम दिया गया उस एक्ट को सिविल राइट्स एक्ट। इस एक्ट के अंडर सभी डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया। प्रोहिबिट मतलब स्टॉप कर दिया कि अब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रेसिस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर और नेशनल ओरिजिन के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ब्लैक पीपल के साथ में। और यहाँ पर इस एक्ट के अंडर ये भी कहा गया कि अब अफ्रीकन अमेरिकन्स के जो बच्चे हैं उनको अपने बच्चों को सेपरेट स्कूल में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो वाइट पीपल के बच्चों के साथ अपने बच्चों को उस स्कूल में डाल सकते हैं। पहले क्या होता था कि ब्लैक पीपल के जो बच्चे थे वो वाइट पीपल के बच्चों से अलग पढ़ते थे, अलग स्कूल्स में पढ़ा करते थे। अलाउड ही नहीं था उनके बच्चों को मिंगल अप होने के लिए, क्योंकि लॉ भी ऐसा था ना कि जहाँ पर सेपरेशन में रखा गया था वाइट पीपल और ब्लैक पीपल को। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जो थी ना अफ्रीकन अमेरिकन की, वो ज़्यादातर पुअर थी और वो इसीलिए प्राइवेट स्कूल को तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल को ही अफोर्ड करते थे, और उन स्कूल्स को जहाँ पर बिल्कुल लोअर फैसिलिटीज़ होती थी या कम फैसिलिटीज़ होती थी। और जो अगर वाइट पीपल की बात करें तो उनके बच्चे जाते थे प्राइवेट स्कूल में, या फिर वाइट पीपल के बच्चे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे जहाँ पर हाई फैसिलिटीज़ मिलती थी, बिल्कुल प्राइवेट स्कूल्स की तरह। तो यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म होने वाला है। तो अभी पहले जो हमने पढ़ा उसमें हम ये सब बातें कर चुके हैं, इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सब चीज़ें हैं ना कि किसी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब लोग इक्वल हैं, किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, किसी की डिग्निटी को आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते, लोगों को पब्लिक प्लेसेस पर जाने का पूरा अधिकार है, और भी अदर चीज़ें जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ये कौन से आर्टिकल के अंडर आती हैं? ये आती हैं आर्टिकल 15
15 के अंडर। अब इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पर जो इक्वलिटी वर्ड है वो आर्टिकल 15 के अंडर आती है, सिंपल। तो आपसे ये क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसको स्किप मत करना। यहाँ पर हम चैप्टर को सम अप करते हैं। कोई भी कंट्री कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हर कंट्री में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। चाहे आप भले ही कितनी इक्वालिटी के प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दें, लेकिन इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। तो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक कोई भी कंट्री नहीं है। और जो कम्युनिटीज़ हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो इस डेमोक्रेसी के आइडिया को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो इक्वालिटी है उसको रिकग्नाइज़ किया जा सके, हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके। तो अब आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जो इक्वालिटी फैक्टर है ना, ये कैसे हमारी डेली लाइफ में एक इम्पैक्ट डालता है। तो आप अब इसको आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा लेसन जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता है, ये फर्स्ट लेसन। कल हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। बाय बाय।